या फिर पीएनबी की वेबसाइट पर केसीसी डिजिटल रिन्यूअल पर जाइए और ओटीपी से अपना अकाउंट वेरीफाई करें। बस हो गया आपका केसीसी रिन्यू। है ना आसान? पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श में हर सप्ताह आपके लिए अलग अलग विषय हम लेकर हाजिर होते हैं, जिसके जरिए आप पूरी कोशिश की जाती है कि आपको जानकारी दी जा सके। आज भी एक बेहद ही खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे लंपी स्किन बीमारी यानी लंपी स्किन डिजीज जो है, इससे बचाव कैसे हो सकता है हमारे पशु का। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग जिलों की अगर बात की जाए, अलग अलग राज्यों की बात की जाए, तो वहां पर इस तरह के मामले ज्यादा आते हैं, आ भी रहे हैं। और उसकी वजह से जो किसान है, जहां पर ये बीमारी है भी नहीं, वहां भी भय का माहौल नजर आता है। और ऐसे में जब जानकारी की कमी होती है तो जाहिर तौर पर अनहोनी जो है उसकी संभावना भी बनी रहती है। लेकिन इससे बचाव कैसे हो सकता है, और इसके लिए आपको बता दें कि हमारे देश में ही जो टीका है वो अब विकसित कर लिया गया है, जिसको जारी किया गया था 10 अगस्त में। हमारे माननीय जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा ये जारी किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब आखिर ये हमारे पशु की जो सेहत है उसका ख्याल रख सकता है, कैसे ये उपलब्ध होगा। कई और ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज के हम कार्यक्रम में आपको देंगे। आज इसलिए खास तौर से हम बात करेंगे लंपी स्किन डिजीज के समाधान लंपी प्रो वैक के बारे में। और इसके लिए आपको बता दें हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर केएमएल पाठक जी, आप पूर्व कुलपति हैं दुआ सुमथरा के। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर पाठक। थैंक यू। और साथ ही मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर नवीन कुमार जी, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं एनआरसी हिसार से, और इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान है। जो वैक्सीन इजाद की गई है उसमें हम कह सकते हैं इनके द्वारा ही इजाद हुई है। उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जरिए देखिए इसको आगे अब पहुंचाया जा रहा है। और साथ ही हमारे साथ राजस्थान के हनुमानगढ़ के नाहर से जो किसान है वो भी मौजूद हैं, पशुपालक ओम प्रकाश जी, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं विचार विमर्श में। इनसे भी हम जानेंगे किस तरह का देखिए एक पशुपालक का जो अनुभव है वो रहता है जब इस तरह की जो एक बीमारी हमारे पशु में आ जाती है, लेकिन किस तरीके से जो लंपी स्किन डिजीज है इसका फिलहाल असर देखा जा रहा है, और जो इसके जरिए जो टीकाकरण इसका किया जाएगा, जो टीका तैयार भी किया गया है, उसके बारे में भी और जानकारी आपको देंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट। देश में एक तरफ अलग अलग राज्यों से लंपी स्किन डिजीज के मामले सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीमारी की वजह से हुई पशुओं की मृत्यु भी पशुपालकों के लिए डर का सबब बनी हुई है। राहत की बात यह है कि इस बीमारी के लिए विशेष तौर पर एक टीका तैयार कर लिया गया है, जो जल्द ही पशुपालकों को उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। रोग से बचाव के लिए जहां संक्रमण नहीं है, वहां पशुपालक पशु चिकित्सक की सलाह से गोट पॉक्स का टीका भी लगवा सकते हैं, जिसके परिणाम सकारात्मक रहे हैं। साथ ही बचाव के लिए संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें, पशुओं में शारीरिक दूरी बनाकर रखें, पशु को समूह में चराने ना ले जाएं, आवास में साफ सफाई का ख्याल रखें। लंपी स्किन डिजीज एक वायरल बीमारी है। ऐसे में पशु आवास के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि इसमें मच्छर ज्यादा पनपते हैं, जो कि इस रोग को तेजी से फैला सकते हैं। साथ ही दूषित पानी पीने, पशु की लार और पशु आहार के माध्यम से भी एक से दूसरे पशु में फैल सकता है। इस दौरान अगर पशु की मृत्यु हो जाती है तो पशु के शव का निस्तारण वैज्ञानिक विधि से करें। साथ ही अगर पशु में लक्षण नजर आए तो बिना देरी किए पशु चिकित्सक से सलाह जरूर लें। तो जाना आपने किस तरीके से बचाव आप कर सकते हैं अपने पशु का, और किसी वजह से अगर इस तरह की समस्या आपके सामने आई हुई है तो क्या कुछ करना होगा। यहाँ सबसे पहले डॉक्टर केएमएल पाठक जी आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ना सिर्फ भय की स्थिति हो जाती है, जो पशुपालक है वो डर जाते हैं कि शायद अब हमारे गाँव में भी इस तरह की जो बीमारी आ सकती है। अगर उन्हें दिखता है जो पशु है थोड़ा सा भी निढाल अगर नजर आता है, लेकिन कैसे अब जो लगातार जानकारी आ रही है, क्योंकि एक पीक हमने देखा इस बीमारी का, इस रोग के लिए, लेकिन अब जो टीका विकसित कर लिया
लिया गया है, तो ये एक राहत की खबर मान सकते हैं हम? बिल्कुल मुकुल जी, देखिए ये बात सही है कि हमारे कुछ राज्यों में विशेष रूप से गौ वंश के अंदर जो है ये लंपी स्किन या जिसे त्वचा गांठ रोग भी कहते हैं, इसका प्रकोप बड़ी तेजी से हुआ और कुछ महीनों में एकदम, क्योंकि ये विषाणु या वायरस के द्वारा होती है तो ये जल्दी फैल गया। लेकिन अब राहत की बात यह है कि वो पीक निकल गई है जी। और धीरे धीरे पशु जो हैं अब ठीक हो रहे हैं। अब जिस तरह से जो पिछले 2 महीने पहले जो स्थिति थी लंपी स्किन डिसीज के बारे में विभिन्न प्रदेशों में, चाहे हम गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, अब ये धीरे धीरे बीमारी कम हो रही है, यानी हम कह सकते हैं कंट्रोल हो रही है। साथ ही साथ जो सबसे राहत की बात यह है कि हमारे अपने खुद के वैज्ञानिक, हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने, जिसके साथ डॉक्टर नवीन जो मुख्य रूप से इसके जिन्होंने इन्वेंट की है और जिसे हम कहते हैं मेड इन इंडिया, तो पहली वैक्सीन इतने कम समय में, मैं तो इस बात के लिए भारत सरकार और हमारे इन वैज्ञानिकों को बधाई दूंगा कि इतने कम समय में, और सबसे बड़ी बात इस वैक्सीन की जो मुझे महसूस होती है एक वैज्ञानिक होने के नाते, कि ये मेड इन इंडिया इस तरह से भी है कि जो वायरस है, जो स्ट्रेन हमारे देश में गौ पशुओं में ये बीमारी कर रहा है, वो स्ट्रेन इन्होंने लिया और उसी स्ट्रेन से ये वैक्सीन बनाई। तो पूरी तरह से स्वदेशी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, बार बार वो कहते हैं और वो प्रोत्साहित करते हैं हमारे जो वैज्ञानिकों को, तो मेरे विचार से इस बीमारी के लिए अब इतना भय, एक तो पहली बात तो मैं हमेशा कहता हूं कि इस बीमारी, क्या कोई भी बीमारी हो, पशुओं में हो चाहे मनुष्यों में हो, हमें भय और भ्रम में नहीं रहना चाहिए। इस बीमारी के बारे में गांव में कुछ लोगों ने, विशेष रूप से कुछ लोग जो जानते नहीं है इस बीमारी के बारे में, लोगों ने भय प्राप्त कर दिया। एक गांव में अगर मान लीजिए एक गौवंश में हो गया, ये बात सही है कि वायरस है तो वायरस दूसरी जगह जाएगा, लेकिन इसके संक्रमण के लिए, जैसे अभी आपने इस प्रोग्राम में भी देख रहे हैं कि मच्छर के द्वारा होता है या किल्ली के द्वारा होता है, उन्हें काटने से होता है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप अपने पशुओं के बचाव का काम करेंगे, यानी उन्हें साफ जगह पर रखेंगे, अच्छा पानी देंगे, साफ पानी देंगे, उनके आहार की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, और अगर दुर्भाग्यवश किसी गौवंश को किसी गांव में बीमारी हो गई है, क्योंकि इसका लक्षण तो बिल्कुल साफ है, बुखार आता है और तुरंत इसकी जो गांठ है पशु के शरीर की गांठ बन जाती है। तो अगर आप कोई पशु भाई, हमारे कोई पशु चिकित्सक ऐसा देखते हैं या कोई पशुपालक देखते हैं, तो उस पशु को तुरंत दूसरे पशुओं से अलग कर दीजिए। ये सबसे बड़ी बात है। भय मत करिए, भ्रम में मत रहिए कि हो जाएगा। अगर आप सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने गौवंश को इस बीमारी से बचा सकते हैं। जी, और देखिए पहला बचाव तो यही है कि भयभीत मत होइए और भ्रमित भी ना होइए। ये जरूरी नहीं कि अगर आपके गांव में किसी पशु को बीमारी हुई है तो वो बीमारी आपके पशु तक भी पहुंच जाएगी, लेकिन जरूरी यही कि सावधानी हमें यहां रखनी होगी। डॉक्टर नवीन कुमार, आपका हम रुख करना चाहेंगे। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहेंगे, जो वैक्सीन आपने तैयार की है, इजाद की है, काफी लाभकारी जाहिर तौर पर, और अभी तक जितने इसके जो परीक्षण किए गए हैं वो किस तरीके के रहे हैं, उनके बारे में हम चाहेंगे अगर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। जैसा आपको ज्ञात है कि अपने पहली बार ये बीमारी 2019 में उड़ीसा राज्य में देखी गई जी, और कुछ ही महीनों में ये पूर्वोत्तर के अनेक राज्यों में फैल गई। हमने जो है दिसंबर 2019 में झारखंड में रांची में बीमारी फैली गई थी, तो वहाँ जाके इनके नमूने लिए थे, सैंपल लिए थे, और वहाँ से इसके वायरस को आइसोलेट किया था जी। और उसके तुरंत बाद में आपको ध्यान होगा कि कोविड का जो है लॉकडाउन लग गया था। तो जब लॉकडाउन लग गया था तो उस समय हम इस वायरस को एटेन्युएशन बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, जिसमें छीण करना है, उसको वीक कर देते हैं वायरस को जी। तो वो प्रक्रिया जारी थी। तो जैसे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो होती है उसमें रिलेटिवली कम समय लगता है जी, उसकी बनाने की प्रक्रिया कुछ सप्ताह की होती है। हालांकि परीक्षण बाकी के और जो अप्रूवल्स होते हैं उसमें उतना ही समय लगता है, लेकिन जो एटेन्युएटेड वैक्सीन है, ये लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन जो हमने बनाई है, इस तरह की वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है। इसमें 1-1.5 साल का समय लगता है। तो कोविड में लॉकडाउन के दौरान जो हम इसकी वीक करने की एटेन्युएशन की प्रक्रिया में लगे हुए थे जी। और इसके 50 जो पसाज करके 50 पसाज करने के बाद में हमने इसको हर एक 20-30 पसाज के बाद में इसका जो जीनोम में चेंजेस देखे, और हमने देखा कि भी ये उसने इंडिकेट किया कि ये जो है एटेन्युएट हो चुका है, वीक हो चुका है। अब इसकी जो रोग जनक जो क्षमता है वो कम हो चुकी है, और हम इसको
वैक्सीन के रूप में काम में ले सकते हैं। तो प्रारंभ में कुछ परीक्षण जो है चूहे में और खरगोश में हमने जो हमारा संस्थान है अश्व अनुसंधान केंद्र वहां पे किए। उसके बाद में हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसमें हमारा एक और बड़ा संस्थान है बरेली, तो उनसे मिलकर के हमने फिर इसके जो प्रायोगिक परीक्षण किए काफ में, जो इसका नेचुरल होस्ट है, तो वो जो परीक्षण है उसकी अनुमति हमारे को मार्च 2022 में मिली थी। तो हमने अप्रैल में जो है प्रयोग शुरू किए, जिसमें हमने 10 जो बछड़े थे उसमें वैक्सीन को लगाया गया जी। फिर 1 महीने के बाद में जो है उन 10 बछड़ों को और 5 ऐसे बछड़े जिनमें वैक्सीन नहीं दी गई थी उनको क्या है फिर जो रोग प्रोड्यूस कर जो जनक करने वाला वायरस है, विरुलेंट वायरस जिसको बोलते हैं, उससे चैलेंज किया। तो हमने देखा कि जिन बछड़ों में वैक्सीन लगाई थी वो 100% सुरक्षित थे, उनमें कोई बीमारी पैदा नहीं हुई, जबकि जो 5 बछड़े जिनमें वैक्सीन नहीं लगाई गई थी उनमें जो लंपी स्किन डिजीज पैदा हो गई, जिससे यह हमें स्पष्ट हुआ कि ये जो वैक्सीन जो है ये 100% कारगर है जी। यानी सकारात्मक दिशा जो है देखिए वो यहाँ हमें मिलती हुई नजर आई। यहाँ अब आइए रुक कर लेते हैं ओम प्रकाश जी का। ओम प्रकाश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे बतौर पशुपालक, क्योंकि जब इस तरह की खबरें लगातार सामने आती हैं भय का माहौल हो जाता है। राजस्थान में भी हमने देखा जो पशुपालक थे, किसान थे, एक डर की कहीं ना कहीं डर जो है सीधे तौर पर देखा जा सकता था। किस तरीके से अब आपको लगता है एक पशुपालक के सामने चुनौतियां आती हैं जब भी ना सिर्फ लंपी स्किन जैसी बीमारी जब सामने आ जाती है बल्कि किसी भी तरह का जब रोग होता है पशु को, तो जाहिर तौर पर किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखो जी, हमारे लंपी स्किन की जो बीमारी आई थी जी, वो बहुत भयंकर प्रारूप था उसका जी। काफी ज्यादा पशु मरे थे, राजस्थान में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ किसानों का। और रही बात वैक्सीन की जी, तो मेरे पड़ोसी गांव में है जी डॉक्टर राम कुमार जी, जो कि एनआरसी में वैज्ञानिक है, काम करते, तो उनके घर पे लगी थी। हमारे भी, मेरे खुद के भी गाय मरी थी जिन्हें पहले मैं गोट पॉक्स लगवा चुका था 1.5 महीने पहले जी। वो गाय इन्फेक्टेड होकर मर चुकी थी। तो हमें सूचना मिली भी, राम कुमार जी के मिलने जुलने वाले थे, उनके ये लगी भी थी वैक्सीन, उनका एक भी पशु इन्फेक्टेड नहीं हुआ जी। तो हमने उनसे मिले, किसान मिले, डॉक्टर साहब से भी मिले हम, नवीन सर से जी। तो इन्होंने हमें समझाया और वैक्सीन भी दी, जो हम अपने पशुओं को और अन्य भी पशुओं को दी, तो उनमें एक भी पशु बीमार नहीं हुआ। ये बड़ी बात थी कि किस तरीके से, क्योंकि एक किसान के लिए मुश्किल होता है कि जब हम बात करते हैं कि आप ये टीका लगवा लीजिए। आज के समय में भी डॉक्टर पाठक अगर देखा जाए तो इस तरह की धारणाएं सामने आ जाती हैं कि अगर हम टीका लगवा लेंगे पशु बीमार हो जाएगा, दूध उत्पादन कम हो जाएगा। लेकिन जब लंपी स्किन जैसी बीमारी का जो टीका विकसित किया गया तो वहाँ भी हमारे जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उन्होंने एक विश्वास जताया, क्योंकि उनको भी एक यही इच्छा थी कि किस तरीके से इस बीमारी पर हम काबू पा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में ही आपने इसके जो बचाव हैं उसके बारे में हमें यहाँ जानकारी भी दी, और किस तरीके से अब जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पशुपालन जो है कृषि का पूरक माना जाता है। तो ये भी जरूरी कि वहां पर किसी तरह का जो नुकसान है पशुपालकों को ना हो। हाँ, देखिए ऐसा है कि ये गौवंश की बीमारी है लंपी स्किन, जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। और जैसा अभी हमारे जो पशुपालक भाई हैं ओम प्रकाश जी, इन्होंने ही बताया कि इनकी भी कुछ गायें जो है इस बीमारी से ग्रसित होकर और दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। तो ये चिंता का विषय तो है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे जो पशुपालक भाई है हमारे देश में, वो वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करते हैं, और जो नहीं करते हैं उनको भी मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप जो पशुपालन करें वो वैज्ञानिक तरीके से करें। अब वैज्ञानिक तरीका एक का ये है कि जिस तरह की ये बीमारी आई तो इसमें एक तो कोई भय नहीं, डर नहीं होना चाहिए। गांव में बीमारी आ गई है, गांव में धीरे धीरे वैक्सीनेशन का प्रारंभ हुआ। साथ ही साथ में इसमें ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम पशु का आहार अच्छा रखेंगे, पशु का आवास अच्छा रखेंगे, साथ ही साथ वैक्सीन अगर पशुओं में लगवाएंगे, मैं खाली लंपी स्किन डिसीज के बारे में नहीं, मैं तो कहूंगा कि जो और बीमारियां
पशुओं की हैं जिनका टीकाकरण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पशु अगर आपका स्वस्थ रहेगा तो पशु से जो आपका उत्पादन है, विशेष रूप से दूध उत्पादन, हमारे पशुपालक भाई गांव में और क्षेत्रों में क्यों पालते हैं पशु पालते हैं दूध के लिए, ताकि उनसे आजीविका चले, उनसे उनका जो साधन है, रोजगार का जो साधन है वो पशुपालन है। तो उसको स्वस्थ रखने के लिए तो जिस तरह से अन्य बीमारियों की वैक्सीन अवेलेबल है, खुरपका मुंहपका की वैक्सीन अवेलेबल है, ब्लैक क्वार्टर की अवेलेबल है और गला घोंटू की अवेलेबल है, वैसे उसी क्रम में ये जो वैक्सीन है, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। हमारे वैज्ञानिकों को मैं फिर बधाई दूंगा कि इतने कम समय में लंपी स्किन डिसीज की बीमारी की जो वैक्सीन है उसको विकसित करना पूरी तरह से, और अब ये कॉमर्शलाइज भी कर दी गई है। तो जैसे अभी डॉक्टर नवीन बता रहे थे कि ये वैक्सीन जिसे कहते हैं ना कि लैब से लैंड तक, यानी प्रयोगशाला में जो चीज बनी वो किसानों तक पहुंच रही है। तो इस बीच में आपके पास अगर ये वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन जरूर लगवाएं। किसी प्रकार का भ्रम वैक्सीन के बारे में नहीं करना चाहिए। मैं कुछ गांव में जाता हूं, कुछ किसान भाई या पशुपालक भाई ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने वैक्सीन लगवाई और हमारा दूध उत्पादन घट गया। ऐसा नहीं होता है। देखिए एक आध दिन का, देखो हम भी अपनी वैक्सीन लगाते हैं, बच्चों के लगवाते हैं, एक दिन कभी बुखार आ जाता है या जहां वैक्सीन लगी है वहां थोड़ी सी सूजन सी हो जाएगी, लेकिन वो कोई बहुत परमानेंट चीज नहीं होती है। तो वैक्सीन के बारे में कोई भ्रम पैदा न करें। वैक्सीन से पशु का बचाव ही होना है। वैक्सीन आपके पशु के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यानी टीका जो है देखिए जरूर लगवाना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि अलग अलग बीमारी के जो टीके हैं, यानी समय समय पर जो टीके हैं वो आप लगवाते रहेंगे तो हमारे पशु का स्वास्थ्य बेहतर रह सकता है। लेकिन डॉक्टर नवीन, हमने देखा कि जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उनको ये भी जानकारी दी गई कि आप जो गॉट पॉक्स का टीका है वो लगा सकते हैं। इसके भी जो हम कह सकते हैं जो टीके लगाए गए वो काफी सकारात्मक परिणाम उनके नजर आए हैं। इस बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? जी देखिए, जैसे मैंने बताया कि 2019 में बीमारी आई तो इसका जो सही टीका है, LSD का टीका, वो अपने यहाँ उपलब्ध नहीं था, तो जिसको हमने बनाया है, तो क्योंकि इसका जो प्रॉपर टीका उपलब्ध नहीं था तो जो 2 और विषाणु हैं, जो लंपी स्किन डिजीज का विषाणु है उसी तरह के 2 और वायरस हैं। एक शीप पॉक्स वायरस है, एक गोट पॉक्स वायरस है। तो एक ही जिन्नस के हैं ये, और इनमें काफी समानता है और काफी हद तक ये एक दूसरे के प्रति सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन ये आंशिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। 70-80% तक प्रभावी है, कभी थोड़ा कम भी हो सकता है। तो अगर जब हमारे पास कुछ भी उपलब्ध नहीं था तो उस समय हमारे पास यही एक ऑप्शन था। तो गोट पॉक्स जहाँ लगी है वहाँ अच्छे सकारात्मक परिणाम भी आए हैं, लेकिन अभी क्योंकि कई जगह, जैसे हमारे ओम जी हैं, किसान भाई बैठे, इन्होंने बताया कि कुछ केस ऐसे आए कि भी वैक्सीन लगाने के 1-1.5 महीने बाद में भी, जैसे इनके बताया कि इनकी गाय की मौत हो गई। तो हमें अगर प्रभावी रूप से हम डिजीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसमें क्या है कि हमें जो सजातीय टीका है, होमोलोगस वैक्सीन है, जो अश्व अनुसंधान केंद्र और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मिलकर बनाया है, यही उपयोग में लाना होगा। इसके लिए हमने जो है कमर्शियलाइज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो एक बायोवेट कंपनी है बेंगलोर में, उसको दे दी है। लेकिन कितना समय नवीन जी हम मान सकते हैं, क्योंकि 10 अगस्त को जब टीका ये जारी किया गया सरकार की तरफ से, तो पशुपालकों की एक उम्मीद बढ़ गई कि अब जल्द ही जो टीका हमें भी मिल जाएगा, लेकिन काफी सारी प्रक्रियाएं रहती हैं, उनसे गुजरने के बाद बाजार तक ये पहुंचता है, पशुपालकों तक ये पहुंचता है। कितना समय इसके लिए हम मान सकते हैं? इसका हमें लगता है कि कुछ 1 महीने का ही इंतजार करना पड़ेगा। बहुत तेजी से प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ से टीका रिलीज हुआ उसके तुरंत बाद में हमने इनवाइट कर दिया था, जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किए, और 4-5 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। बायोवेट ने वो प्रक्रिया पूरी कर ली है, उनकी ट्रेनिंग हो गई है, यहाँ हिसार में आके ट्रेनिंग ले ली, और उनका जो प्रक्रिया है, कुछ प्रक्रियाएं हैं किसी ड्रग को बाजार में उतारने की, वो मिनिमम जो समय लगता है वही लगेगा। तो मुझे लगता है कि कुछ 1 सप्ताह या कुछ 1 महीने में जो है बाजार में किसान भाइयों को ये जो टीका है, जो काफी सफल है, 100% सुरक्षित और प्रभावी है, वो उपलब्ध हो सकेगा।
चलिए, बिल्कुल देखिए पूरी तरीके से कारगर है इसका जो इस्तेमाल है, यानी इसका जो असर है वो पूरी तरीके से फ़ायदेमंद पशु के लिए, और उसके असर के बाद हम मान सकते हैं कि जो पशु है इस रोग से ग्रसित नहीं होगा। ये बेहद ज़रूरी, क्योंकि जो पशुपालक है उनको ये लगता है कि अगर पहले से ही रोग हो चुका है तब हम टीका लगवा रहे हैं तब क्या स्थिति हो सकती है, या किसी तरह का इसका नुकसान तो नहीं होगा। इस बारे में भी आपको जो जानकारी है वो हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं लंपी स्किन डिजीज का समाधान लंपी प्रोवैक। जी हाँ, जो लंपी स्किन बीमारी है इसके लिए जो टीका तैयार किया गया है जिसे नाम दिया गया है लंपी प्रोवैक, और कुछ ही समय बाद ये जो टीका है पशुपालकों को हर जगह उपलब्ध होगा, और अभी भी कई जगह इसके जो परीक्षण हैं वो लगातार चल रहे हैं जो कि काफ़ी सकारात्मक रहे हैं। लेकिन खासतौर से डॉक्टर पाठक अगर देखा जाए, क्योंकि एक पशुपालक को यही लगता है कि जब बीमारी आ चुकी है क्या तब हम टीका लगवाएं, या बीमारी से पहले हमें टीका लगवा लेना चाहिए, और जब बीमारी आ चुकी है तो तब किस तरह का असर जो टीका है उसका हम देख सकते हैं पशु की सेहत पर। बहुत अच्छा प्रश्न मुकुल जी आपने किया है, और किसानों के पशुपालकों के मन में ये रहता है। तो देखिए, टीके का तो मुख्य रूप से क्या है कि बीमारी फैलने से पहले टीकाकरण किया जाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं खुरपका मुंह पका, खुरपका मुंह पका रोग कब होता है? बरसात के दिनों में। तो बरसात के दिनों से पहले हम रोग का टीकाकरण करते हैं ताकि उसके जो पशु हैं उस बीमारी जब होगी तो उससे बीमारी से लड़ने के लिए उनके शरीर के अंदर, जिनको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, वो उपलब्ध हो जाएंगी जी। तो पहली बात तो है कि जो भी टीके उपलब्ध हैं वो टीके लगवाने चाहिए। जैसे अभी डॉक्टर नवीन जी बता रहे हैं कि जब तक हमारा LSD की वैक्सीन नहीं आ रही है तब तक पशुपालक भाई हमारे और पशुपालन विभाग जो है वो गोट पॉक्स की, जो क्योंकि ये जो LSD का जो वायरस है ये पॉक्स फैमिली का ही वायरस है, तो उससे मिलती जुलती जो वैक्सीन है वो गोट पॉक्स की वैक्सीन है, तो गोट पॉक्स की वैक्सीन लगवा रहे हैं। और लोग और गोट पॉक्स की वैक्सीन का 70% प्रभावी है, यानी 70% प्रभावी है लोगों पशुओं के अंदर। तो जब तक वैक्सीन लगवाइए, और जैसे ही LSD की वैक्सीन आ जाती है, बाजार में आ जाती है, तो तुरंत LSD की वैक्सीन लगवाएं, और क्योंकि ये 100% प्रभावी है तो इसमें कोई किसी प्रकार की वो न करें। दूसरी बात यह है कि जिन पशुओं में वैक्सीन लग चुकी है वो या जिनके अंदर जो पशु ऑलरेडी बीमार हो चुके हैं और आपने उनको वैक्सीन लगाई है, तो दोबारा वैक्सीन लगाने की बहुत जल्दी आवश्यकता नहीं है, उसको थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और ये वैक्सीन जो LSD की वैक्सीन जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, और आज का विषय हमारा यही है कि ये बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे देश की स्वनिर्मित, हमारे देश की मेड इन इंडिया वैक्सीन है जी। और हमारे देश के अंदर ही जो वायरस जो गांव-गांव में और जहां-जहां ये बीमारी फैल रही है वहां जो वायरस सर्कुलेट हो रहा है उसी वायरस का एक हिस्सा है जी। इसमें किसी प्रकार का कोई विदेशी कंपोनेंट इसके अंदर, वायरस के अंदर नहीं है। तो मैं ये मानता हूं वैज्ञानिक रूप से कि ये वायरस ज्यादा प्रभावी है। और अब क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आज डॉक्टर नवीन ने अपनी लैब में वैक्सीन बनाई और कल वो वैक्सीन जो है पशुपालकों को मिल जाए, क्योंकि सेफ्टी होती है, पशु के स्वास्थ्य की बात होती है। ये भी देखना पड़ता है कि कहीं वैक्सीन कोई उसका कोई बुरा अफेक्ट तो नहीं डाल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है दूध वाले पशु को प्रभावित कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो प्रेग्नेंट गाय है उसको प्रभावित नहीं। ये सारी स्टडी करी जाती है, उस सारी स्टडी के बाद, जिनको हम बायो सेफ्टी स्टडी भी कहते हैं, इसके अलावा
अलावा एक ये भी देखना होता है कि कहीं मनुष्यों में तो कहीं ऐसी कोई इसका कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। इस पर भी मैं आपसे जानकारी लूंगा, क्योंकि इस तरह की जो भ्रांतियां हैं वो भी हमने देखी हैं कि कैसे ना सिर्फ एक पशु से दूसरे पशु में, बल्कि यहां तक कह दिया गया कि पशु से मनुष्य में भी हो सकता है, जो कि हम इसको लगातार वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस तरह के कोई भी मामला सामने नहीं आया और ना ही इस तरह की संभावनाएं फिलहाल नजर आती हैं। यहाँ ओम प्रकाश जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जैसा आपने बताया कि जो टीका है आपने वो लगाया अपने पशु को और वो कारगर भी रहा, उसके बाद जो बाकी पशुपालक हैं आपके गांव में, उनका भी शायद ये मानना रहा होगा कि वो भी टीका लगवाएं, उससे पहले शायद नहीं मानते होंगे इस बात को। हाँ बिल्कुल साहब, हमने लगाया था, अपने घर पे लगाया था जी, पड़ोसी गांव में लोगों को भी लगाया जी, और पड़ोसी गांव में काफी लोगों को भी ये वैक्सीन लगाई थी जी। लेकिन यहाँ प्रकाश जी आपको लगता है कि जो पशुपालक हैं, जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे थे कि उनको लगता है अगर टीका लगवा लेंगे तो पशु बीमार भी हो सकता है, दूध कम कर देगा, और एक जो नई बीमारी जो एक पशुपालक के लिए अचानक से सामने आई, उसमें हम जब टीका लगवा रहे हैं तो शायद एक डर की स्थिति भी रहती थी पशुपालकों के सामने कि पता नहीं इसका किस तरह का असर हो सकता है। नहीं साहब, यह तो होता ही है जी, लेकिन किसान भाई है हमारे साथी, उनको सब बताया जाता है, जैसा हमें डॉक्टर साहब ने बताया था जी, अभी बता रहे थे, उन्होंने मुझे पहले भी बताया था इस तरह क्या है, किसानों को बताया और इस बीमारी के बारे में अवगत भी कराया। तब क्योंकि बीमारी का तो भयंकर प्रकोप था ही जी, तो उसे बचाने के लिए किसानों ने भी पूरा सहयोग किया उसको टीके को लगवाने में, और जिन जिन पशुओं में लगे वो पशु सुरक्षित भी है, आज भी बिल्कुल सही है। और किस तरीके से ओम प्रकाश जी आपने अपने जो पशु हैं उनको सुरक्षित रखा है? जो टीका है वो तो लगवा ही लिया, और किस तरह की सावधानियां? हाँ जी, सावधानियां पशु जैसे आपने पहले बता चुके हैं कि पशुओं को जिस पशु इन्फेक्टेड हो चुका था जी, उसको अन्य पशुओं से अलग रखा, और उसके खान पान और जो इसी रोग के वाहक थे जी, मच्छर किलने वगैरह, उनको भी नियंत्रण में किया, सारी प्रक्रियाएं अपनाई गई जी। बिल्कुल, देखिए लगातार जो ओम प्रकाश जी हैं वो आपको बता रहे हैं बतौर पशुपालक, और इस बात के लिए हमारे जो पशुपालक हैं उनको और एक विश्वास जो है वो यहाँ पे जगता है कि एक जो पशुपालक हैं, किसान हैं, जब वही अपना अनुभव बता रहे हैं। मच्छर और मक्खियों की बात की जाए जो कि एक प्रमुख वाहक के रूप में कार्य करते हैं इस रोग को फैलाने के लिए। नवीन जी, जैसा कि अभी डॉक्टर पाठक हमें बता रहे थे कि जो समय जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन जब हम कहते हैं कि टीका भी हमने तैयार कर लिया, और किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, या जो एक किसान है, पशुपालक है, उन्होंने ये मान लिया अगर पशु में इस तरह की बीमारी आ गई तो पशु का जो बचना है वो नामुमकिन है, क्या इस तरह की भी संभावनाएं रहती हैं? देखिए, सामान्यतः जो लंपी स्किन डिजीज है, इसमें जो मृत्यु दर है वो इतनी देखने को नहीं मिलती है जितना कि अभी जो पिछले 2-3 महीने पहले जो विशेष रूप से राजस्थान में और गुजरात में देखने को मिला। तो ये तो अभी एक अनुसंधान का विषय है कि ये जो अधिक मृत्यु दर का कारण क्या है जी। बाकी जो ये है कि कुछ वायरस में निश्चित रूप से कुछ अपने आप वो परिवर्तन होते रहते हैं जी, उसको हम बहुत नजदीकी से निगरानी रखे हुए हैं। अभी जो वायरस 2022 का जो वायरस है, इसका अन्य स्थानों से हमने उसके सैंपल लिए, उसको वायरस को आइसोलेट किया जी, और जो 2019 का वायरस है जिससे हमने वैक्सीन बनाई, इन दोनों का क्रॉस जो न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट बोलते हैं जी, तो हमने ये पाया कि जो 2019 का वायरस है उससे जो एंटीबॉडी बनती हैं वो पूर्ण रूप से 2022 के वायरस को निष्प्रभावी कर देती हैं जी। तो जो नए जो स्ट्रेन है उससे डरने का कोई खतरा नहीं है, जैसा कि कोविड-19 में होता था, ऐसा कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये जो जितने भी वायरस है इनका सीरोटाइप एक है, उनमें थोड़ा जेनेटिक डिफरेंस तो है पर एंटीजेनिक जो डिफरेंस कोई नहीं है। यानी जो टीका है वो एक ही कारगर होगा जो कि इजाद किया गया है, उसका पूरा असर हम देखेंगे। लेकिन डॉक्टर नवीन, जिस तरीके से क्योंकि कई तरह की जो भ्रांतियां हैं वो फैला दी गई, इस बीमारी को भी ज़ूनोटिक श्रेणी में कह दिया गया, इसकी कहां तक आप सच्चाई देखते हैं? इस बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखो, ये कुछ मैंने भी मीडिया में रिपोर्ट्स देखी हैं जी, और ये बिल्कुल निराधार, बिल्कुल जिसका वैज्ञानिक कोई प्रमाण नहीं है। हम भी इसके बारे में कंसर्न थे जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई तो ऐसा हो सकता है, तो हमने जो है राजस्थान में कुछ गौशालाओं से सैंपल लिए, उन लोगों के जो गोपालक हैं जो दिन रात जानवर के पास में रहते हैं, जो इन्फेक्टेड था, जिसमें लगभग 50% से ज्यादा गायें इन्फेक्टेड थी जी, तो उनके जो ह्यूमन सैंपल्स हमने लिए, करीब 25-30 सैंपल लिए,
और 2 बार लिए, और हमने देखा कि वो जो गोपालक थे, जो गौ सेवा करते हैं, वहां पे काम करने वाले हैं जी, उनमें कोई जो है LSD विषाणु के प्रति एंटीबॉडी नहीं देखी गई। तो अभी तक, आज के दिन तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि ये जूनोटिक बीमारी है जी। तो ये सब अफवाहें हैं। हाँ, ये जरूर है कि सामान्यतः तो अपनी भोजन प्रणाली का हिस्सा ही है कि हम दूध को उबाल के पीते हैं जी, लेकिन जो दूध से और वायरस जो इंसान में जाके बीमारी कर देगा, ये बिल्कुल कोई बीमारी नहीं फैल सकती। अभी कोई प्रमाण नहीं है कि LSD, यानी सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं जो लंपी स्किन डिजीज है ये मानव में नहीं जा सकती, मनुष्य में नहीं आ सकती है। बिल्कुल। और देखिए इस तरह की जो बातें हैं, क्योंकि वो भी कही गई हैं और उनको, उनकी जो सच्चाई है वो जानना भी बेहद जरूरी है। डॉक्टर पाठक, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हम किसी भी बीमारी की बात करते हैं और कहते हैं ये जूनोटिक बीमारी है, तो कहीं ना कहीं सावधानी जो है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। और जब बात हो लंपी स्किन डिजीज की, तो एक समय में शायद जो पशुपालक थे वो इस बात से भी घबरा रहे थे कि वो अपने पशु के पास जाएं या ना जाएं। देखिए, एक तो अगर हमने ये भ्रम, जैसे आज डॉक्टर नवीन ने बिल्कुल साफ कर दिया, वैज्ञानिक तरीके से बता दिया कि ये बीमारी जो है किसी भी तरह से पशुओं से, गौवंशों से जो है इंसानों में नहीं जाती है जी। तो हमारे, मेरे विचार से पशुपालकों को ये संदेश गया होगा। पशुपालकों भाइयों को मैं भी बताना चाहूँगा कि इसमें कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। बीच में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में इस तरह की न्यूज चला दी, तो कुछ लोगों ने दूध पीना बंद कर दिया। भाई, दूध के बारे में तो हमेशा कहते हैं कि चाहे गाय का दूध हो, चाहे भैंस का दूध हो, चाहे बकरी का दूध हो, वो उबाल के पीजिए। अच्छा, बाजार में जो भी दूध उपलब्ध होता है वो पाश्चराइज होता है। आप किसी भी डेयरी का दूध पीजिए, वो पाश्चराइज होगा। उबाल के पिएंगे, घर पाश्चराइज आप बाजार से खरीद के लाए, घर पे आपने उसको उबाला, तो ये जो यही प्रिकॉशन लेनी है जी। अगर मान लीजिए मेरी गाय को LSD हो गई है और मैं उसका गाय का दूध जरूर पीऊं, मैं तो कहता हूं पशुपालक भाई स्वयं भी पिए उस गाय का दूध, लेकिन उसको उबाल के पिए। कच्चे दूध के लिए, यानी कच्चा दूध यानी बिना उबला हुआ दूध तो हमेशा हम मना करते हैं। तो जो भी जूनोटिक डिसीज की बात कर रहे हैं या जो भी ये बात कह रहे हैं कि दूध पीने से बीमारी हो जाएगी, तो हम सबको इस बात की शिक्षा हम देते हैं कि चाहे दूध हो जो है, चाहे जो है उसको आप पाश्चराइज होना चाहिए। कच्चा यानी, कच्चे का मतलब है कि सीधा आपने गाय से या भैंस से दूध को निकाला और आपने पी लिया जी, वो ठीक नहीं है। वो हमारे स्वास्थ्य के, इसके अलावा LSD के अलावा और बहुत सारी बीमारी हो सकती हैं। तो लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर ढंग से उबाल के पिएंगे, हमेशा उबाल के दूध पीजिए। जिस तरह से हम भोजन उबाल के, हमारा जो स्वास्थ्य सिस्टम जो हमारे भारतवासियों का है, चाहे किसी भी स्टेट में देखो, हम हमेशा भोजन को पकाकर ही खाते हैं। तो जो भोजन हम पकाकर खाते हैं या दूध उबालकर पीते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए वो लाभदायक है। जी बिल्कुल। और ये देखिए, एक हम कह सकते हैं वैज्ञानिक आधार भी है इसके पीछे कि आखिर क्यों हम जो दूध है उसको उबालकर पीते हैं, खाने को पकाकर खाते हैं, कि उसमें जितने भी किसी भी तरह का अगर कुछ वायरस की स्थिति मौजूदगी रहती है, बैक्टीरिया रहता है, तो वो हम कह सकते हैं वो खत्म हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ डॉक्टर नवीन, आपसे एक और सवाल हम जानना चाहेंगे। अभी जैसे आपने बताया कि जो परीक्षण है वो लगातार किए गए, लेकिन यहाँ पे जो एक समय की जब हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से कोशिश की जाती है कि जब इसकी उपलब्धता जब होगी किसानों को, क्योंकि सरकार की पहल रही है कि जो ना सिर्फ पशु हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ रहें, टीकाकरण अभियान जो हैं वो लगातार चल रहे हैं, तो क्या इसका जो टीका है ये भी हम मान सकते हैं कि जब उपलब्ध होगा तो वहाँ पे किस तरह का वो निःशुल्क रहेगा, या उसका जो शुल्क है वो अभी तक कुछ निर्धारित हो पाया है? देखिए, ये आपका बहुत सही प्रश्न है। इसमें जब हमने टेक्नोलॉजी है कमर्शलाइज किया, तो उसमें 2 प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो क्या होता है, आप एक्सक्लूसिव राइट्स देते हो, और एक नॉन एक्सक्लूसिव। तो हमने जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स दी हैं। उसका मतलब ये है कि हमने एक कीमत तय कर दी, उसमें जितनी भी कंपनियां हैं वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं जी। उतने पैसे देकर वो टेक्नोलॉजी कितने भी कंपनियां ले सकती हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि काफी सारी कंपनियां आती हैं और जो रेट है उस पर नियंत्रण रहता है जी। एक तो कैपिंग हम मान सकते हैं यानी। हाँ, तो अभी हमने जो इसको टेंडर कहते हैं, एज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो इनवाइट किए थे जी, उसमें 6-7 कंपनियों ने निवेदन किया था, जिसमें से 2 कंपनियों ने पैसे दे दिए हैं जो टेक्नोलॉजी के। एक जो है कंपनी कि उसको क्यों बाहर भी वैक्सीन बेचती है जी, तो उसकी किस अलग से प्रक्रिया होती है, NB है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, उससे परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो उस प्रक्रिया में लग रही है। तो इसका फायदा ये होगा कि काफी सारी कंपनियां होने के नाते जो रेट पर नियंत्रण रहेगा।
बिल्कुल। और खासतौर से जैसे हम बात कर रहे थे कि जो गॉटपॉक्स का जब टीका लगवा लिया जाता है और उसके बाद अगर समय रहते जो हमारा लंपी प्रोवैक है वो भी एक पशुपालक को मिल जाता है, ऐसे में क्या एक जो समय अवधि है उसका ख्याल रखना चाहिए कि 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कितने समय बाद इसका जो टीका है वो दोबारा लगवा सकते हैं? जी डॉक्टर नवीन। देखिए, अभी ये टीका जैसे मैंने बताया कि सजातीय टीका है लंपी स्किन डिजीज, जिस वैक्सीन का निर्माण जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किया है, ये अभी कुछ एक सप्ताह में या कुछ एक महीने में बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। तो क्योंकि धीरे धीरे हमें शिफ्ट होना पड़ेगा गोट पॉक्स की टीके से और जो लंपी स्किन डिजीज का टीका है उसमें जी। तो क्योंकि जो जानवर अगर बीमार हो चुके हैं और जो सरवाइव कर गए, जो बच गए, उनमें अपने आप ये है कि ऑटोमेटिकली वैक्सीनेशन हो जाता है। क्योंकि जो बीमार होते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है शरीर में जी। तो उनको जो बीमार हो गए या जिनमें गोट पॉक्स का जो टीका लगा है उसमें मुझे अभी लगता है कि अभी कोई नीति नहीं बनाई गई है, इसकी सोच विचार कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि 6 महीने तक एटलीस्ट वो पहले लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, बिल्कुल 6 महीने का समय देखिए काफी होता है और उसके बाद उपलब्धता जाहिर तौर पर हो ही जाएगी आपको टीके की भी, तो कम से कम 6 महीने का एक जो अंतराल है वो आप जरूर रखें, वरना आपके जो निकटतम पशु चिकित्सक हैं उनसे आप सलाह जरूर ले लें। यहाँ प्रकाश जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब पशुपालन की हम बात करते हैं तो माना जाता है कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं जो गंदगी है उसकी वजह से परेशानियां बढ़ जाती हैं, बीमारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि जो लंपी स्किन डिजीज है इसके लिए भी जो मच्छर या मक्खी हैं उनके जरिए बीमारी फैलती है, गंदगी रहती है, पानी जमा रहता है, तो जो पशुपालक हैं उनको क्या करना चाहिए जिससे कि इस तरह की बीमारियों से बचाव हो सके, साथ ही जो दूसरी बीमारियां हैं उनसे भी रोकथाम की जा सके? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही पूछा है, सही कहा है जी, क्योंकि सफाई सबसे जरूरी होती है पशुओं में। सफाई के बगैर एक लंपी स्किन बीमारी ही नहीं, अनेकों बीमारियां पनपती है जी, जैसे थनेला की है और बहुत कुछ होती है जी। सफाई सबसे जरूरी है, मच्छर मक्खी और किलनी वगैरह जी, और आहार की भी सफाई जरूरी है। किसान भाई जितनी ज्यादा सफाई की तरफ ध्यान देंगे उतने ही पशु ज्यादा स्वस्थ रहेंगे जी। बिल्कुल, देखिए साफ सफाई जो है वो भी एक मूल मंत्र हम मान सकते हैं कि कैसे आप जो स्वच्छता है वो तो रखेंगे ही, साथ ही जो पशु है वो भी स्वस्थ रह सकेंगे। और खासतौर से डॉक्टर पाठक, क्योंकि अब एक जो पशुपालक है वो भी जानकारी को हासिल कर रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, पशु चिकित्सक जो हैं वो उनके गांव तक पहुंचते हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं, और अब तो खासतौर से सरकार की तरफ से भी जो मदद है वो मुहैया कराई जा रही है। जो हमारी जो वैन्स हैं वो पहुंच रही हैं गाँव तक, किसान के पास तक, पशुपालकों के पास तक। अब किसान को पशुपालकों को ज्यादा लंबा सफर तय नहीं करना पड़ता, उनके गांव में ही जो वैन्स हैं वो पहुंच जाती हैं। जी हाँ, देखिए भारत सरकार की प्राथमिकता जो है, एक तो देखिए जो पशुपालन विभाग है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग किया, उसको अलग करने का एक ही जो है वो था, उद्देश्य था, क्योंकि हमारी पशुपालन जो है गांव के हमारे किसान भाइयों का, पशुपालकों का मुख्य जो है स्रोत है आमदनी का। साथ ही साथ हमारे देश की ग्रोथ में इस विभाग का बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। तो नई नई स्कीमें नई लॉन्च करी गई हैं, इतनी ज्यादा परियोजनाएं पशुपालन विभाग द्वारा प्रारंभ करी गई हैं, और उन सब का उद्देश्य ये है कि किसान को कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़े, किसान को या पशुपालक को कहीं जाना नहीं पड़े। मैं गांव में देख रहा हूं, मैं अभी पिछले हफ्ते ये गांव में गया था, वहां एक टोली आई हुई थी पशुपालन विभाग की, तो वो ये जागृति पैदा कर रहे थे। एक छोटा सा उन्होंने एक प्रोग्राम बना रखा था, उसमें ये बता रहे थे भ्रांति पैदा जो लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया में उनके खिलाफ। तो यानी पशुपालन विभाग की एक पहल है। तो ये जो नई पहल है, पशुपालकों को मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप पशुपालन विभाग द्वारा जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनका लाभ उठाएं। विशेष रूप से पशु हेल्थ, पशु स्वास्थ्य के ऊपर तो अब और एक विशेष ध्यान दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब हमारा जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की जो मीटिंग हुई ग्रेटर नोएडा में, उसका उद्घाटन किया, वहां भी इन्होंने कहा कि हमारी भारत सरकार की जो प्राथमिकता है वो पशु का स्वास्थ्य है। तो जैसे इंसान का आधार कार्ड
बन रहा है, वैसे ही एक स्कीम पशुपालन विभाग द्वारा जारी की गई है ताकि पशु का पूरा डेटा रहे, उसमें अंदर LSD भी आ जाएगी। अब अगले साल जैसे डॉक्टर नवीन और इनके साथी वैज्ञानिक जो हिसार और बरेली के हैं, इन्होंने जो इज्जत नगर के वैज्ञानिकों ने जो ये वैक्सीन बनाई है, जब अगली साल ये वैक्सीन या थोड़े समय बाद जब ये उपलब्ध हो जाएगी तो जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है भारत सरकार के, उसमें भी ये स्कीम शामिल हो जाएगी। यानी जिस तरह से बाकी वैक्सीन को भारत सरकार उपलब्ध करा रही है, मैं समझता हूं भारत सरकार इस वैक्सीन को भी उसी लिस्ट में जोड़ लेगी और टीकाकरण अभियान में इसको हम जुड़ जाएगा उसके अंदर। तो अगर हमारा पशु उद्देश्य क्या है, सरकार का उद्देश्य, हमारे वैज्ञानिकों का, हम सबका उद्देश्य है कि अगर हमारा पशु स्वस्थ है तो हम सब स्वस्थ हैं। यानी अगर पशु हमारा स्वस्थ रहेगा तो हमको जो उससे आमदनी हो रही है वो लाभदायक होगी, और अगर पशु बीमार हो जाएगा तो वो आमदनी हमको नहीं होगी। जी बिल्कुल। और उसी के लिए देखिए ना सिर्फ टीकाकरण अभियान बल्कि जो MVU यानी मोबाइल वेटनरी यूनिट है, वो अब कोशिश की जाती है कि वो गाँव-गाँव तक पहुँच सके, जो पशुपालक हैं उनको और ज्यादा जागरूक किया जा सके। और जहाँ तक बात आती है लंपी स्किन डिजीज को लेकर, डॉक्टर नवीन, जो बचाव की जब हम बात करते हैं तो ना सिर्फ साफ सफाई या हम कहते हैं जो पशु है उसको आइसोलेट हम कर देते हैं, लेकिन कभी कभी जो पशुपालक हैं वो लाल दवाई का इस्तेमाल भी करते हैं शरीर पे जब गांठें नजर आती हैं, क्योंकि वो घाव में तब्दील होने लगती हैं। ऐसे में और कोई विशेष सावधानी उनको क्या बरतनी चाहिए? देखो, ऐसे सबसे जो बीमारी का जो संक्रमण है उसका मेन जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिसको हम बोलते हैं, वो जो है कोई मक्खी मच्छर के काटने से ना, जो ब्लड एक एनिमल से दूसरे जगह पे काटने से फैलती है जी। तो अब हमें जो है, आपने देखा होगा कि बीमारी का जो सबसे ज्यादा फैली ये जुलाई अगस्त में जी, तो वो क्योंकि मानसून आता है उस समय और मक्खी मच्छर ज्यादा पैदा हो जाते हैं। तो पशुपालकों को ये करना चाहिए कि जो अपने जानवर हैं जी, उनमें ऐसी व्यवस्था करें कि मक्खी मच्छर पैदा नहीं हो। एक तो क्या है, सफाई का, जैसे सभी इस बात से सहमत है कि सफाई रहनी चाहिए। दूसरा, कई जैसे मेरी पशुपालकों से बात हुई तो उन्होंने क्या करते हैं, जैसे अपन मच्छरदानी लगाते हैं इस तरह की कोई व्यवस्था वहां बना दी। तो वो केवल न उनके जानवरों को स्वस्थ रखने के लिए, बल्कि अगर वहां कोई जानवर बीमार हो जाता है तो दूसरे के बारे में भी संक्रमण को रोकेगा जी। कुछ एक पशुपालकों ने जैसे कुछ ऑल आउट है वो लगा दिया, अगर वो क्लोज्ड है तो यूनिट है। यानी देखिए अलग अलग माध्यम हमारे पास हैं जिसके जरिए कोशिश यही की जा रही है कि कैसे हम जो बीमारी है इसकी रोकथाम कर सकते हैं। और ये असंभव नहीं है, ये संभव है, और इसको संभव कर रहे हैं हमारे जो पशुपालक हैं, हमारे जो किसान हैं, और साथ ही उनकी लगातार मदद कर रहे हैं हमारे जो पशु चिकित्सक हैं। और जब ये लंपी प्रोवैक की अगर बात की जाए, जो टीका इसके लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है, जब ये और उपलब्ध रहेगा और ज़्यादा संख्या में रहेगा तो जाहिर तौर पर जो पशु हैं उनका स्वास्थ्य और भी बेहतर रह सकेगा। फिलहाल आने वाले समय में और किस तरह की चुनौतियां रह सकती हैं इस रोग की वजह से, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम लगातार बात कर रहे हैं लंपी स्किन डिजीज के समाधान लंपी प्रोवैक पर, जो कि एक इसके लिए विशेष तौर पे जो टीकाकरण तैयार किया गया है, यानी वैक्सीन इसके लिए जो तैयार की गई है, नाम दिया गया है लंपी प्रोवैक। और जैसा कि ब्रेक में जाने से पहले भी हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। और अभी भले ही परीक्षण इसका लगातार किया जा रहा हो, लेकिन कुछ ही समय बाद ये बाजार में भी उपलब्ध रहेगा, हमारे पशुपालक जो है इसको ले सकेंगे। लेकिन यहाँ डॉक्टर पाठक आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि एक जो पशुपालक है वो जैसे शुरुआत में आपने कहा था, जो भय है वो भी रहता है और भ्रम भी रहता है, लेकिन आज के समय की जो स्थिति है वो अब थोड़ी सी अलग है। अगर आपको पशुपालन क्षेत्र में आगे बढ़ना है, डेयरी फार्मिंग जो है एक हम देख पा रहे हैं कि ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि जो हमारे पशुपालक हैं उनके लिए भी पहले पायदान पे नजर आता है, क्योंकि मुनाफा आपको यहाँ ज्यादा मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये और भी ज्यादा जरूरी कि वहां भी पशु स्वास्थ्य को लेकर हम थोड़े से गंभीर रहें, वहां भी हम और ध्यान दें। बिल्कुल, देखिए एक अच्छी बात जो अभी हमको देखने को मिल रही है, विशेष रूप से आपने देखा होगा मुकुल जी, कोविड के पीरियड में सब तरह का व्यवसाय जो है प्रभावित हुआ जी, लेकिन पशुपालन और कृषि इसम की जो ग्रोथ है वो रुकी नहीं।
वो ग्रोथ बढ़ती रही। उसका कारण ये था कि लोगों में जागृति थी, उस जागृति, और जागृति कहां से आई? जागृति लोगों के द्वारा लोगों को दी गई। तो उसका अब एक जो डेयरी व्यवसाय की जो बात कर रहे हो, अच्छी बात ये हो रही है कि अब आज की तारीख में हमारे नए युवक, हमारी युवतियां गांव में वो व्यवसाय ढूंढने के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं, डेयरी व्यवसाय को जो है अपना रहे हैं। तो अभी डेयरी व्यवसाय के लिए जरूरी है कि जो लोग इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि मैं कौन सा व्यवसाय करूं, क्योंकि इससे अच्छा, मैं कहता हूं, अच्छा व्यवसाय कोई नहीं हो सकता है। गांव में अगर आपके पास 10 जानवर हैं, गांव में अगर आपके पास 5 भैंसे हैं, 5 गाय हैं, 4 गाय हैं, 20 भैंसे हैं। अब लेकिन जो अभी आपने कहा कि ये व्यवसाय जो डेयरी व्यवसाय है वह जब भी लाभदायक होगा जब हमारे पशु का, जो आपके जो पशु हैं, जिस चाहे आप गाय का व्यवसाय करते हैं, चाहे आप भैंस के डेयरी का व्यवसाय करते हैं, चाहे बकरी पालन करते हैं, इन सबके लिए है कि पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहे। पशु स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उसी के लिए, पशु स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, एक अखिल भारतीय एक परियोजना प्रारंभ करी गई है जो देश के हर एक हिस्से में है। वो खाली एनसीआर में नहीं है, वो खाली आसाम में नहीं है, वो खाली चेन्नई में नहीं है, पूरे देश के जो पशुपालक हैं उनके लिए जो है ये नेशनल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। और पहली दफे पिछले आप अगर 70 साल का इतिहास देखेंगे तो पहली दफे ये जो केंद्र सरकार ने सबसे पहले जितना बजट पशुओं के स्वास्थ्य के लिए 13,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट रखा गया है। और उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे पशुपालकों के जो पशु हैं वो स्वस्थ रहें, क्योंकि व्यवसाय की जो मेन कड़ी है वो स्वस्थता है। और स्वस्थ कैसे रहेगा? आप वैज्ञानिक तरीके से अगर पशु को पालन करेंगे, आप वैज्ञानिक तरीके से उनको दवा समय से देंगे, आप डॉक्टर को समय से दिखाएंगे, आप जो उसकी वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन्स जो है अवेलेबल है। आप देखिए ना, एलएसडी हुई, तुरंत हमारे हिसार और इज्जत नगर के वैज्ञानिक जुट गए। यानी अभी डॉक्टर नवीन ने बताया कि 19 में ये बीमारी आई थी हमारे देश में, इससे पहले नहीं थी। तो 19 में और आज 22 है, इतनी जल्दी वैक्सीन बना के ले आना। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि केंद्र सरकार का इनको जो है, जो इस बात का सपोर्ट था कि भाई जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन लाई जाए ताकि हमारे पशुपालकों के जो पशु हैं वो स्वस्थ रहें। और अगर पशु स्वस्थ रहेगा तो ये व्यवसाय आपका डेयरी का दिन रात और ज्यादा प्रोग्रेस करेगा और आप उसको अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यानी जो पशुधन की सार्थकता है वो और ज्यादा बेहतर हो सकेगी। ओम प्रकाश जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जो हमारे बाकी पशुपालक हैं, आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और अगर इस तरह की बीमारी उनको कहीं आसपास के गांव में भी नजर आती है, ऐसे में उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे यहाँ पर? सबसे पहले तो साहब उनको अपने नजदीकी पशु डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए जी। और हो सके तो पशुओं को साफ सफाई और आइसोलेट करना चाहिए। और जो वैक्सीन है, स्वस्थ पशु है, उनमें पहले टीकाकरण करवाएं, लंपी प्रोवैक का जी, जहाँ तक हो सके। जी बिल्कुल, जो टीकाकरण है देखिए वो भी जरूरी हो जाता है और यहाँ सबसे पहले यही काम करवाया जाए सर। सबसे पहले काम यही करना चाहिए। ओम जी का यही मानना कि आप कुछ भी करें लेकिन सबसे पहले यही करें। लेकिन ओम जी, अगर देखा जाए, क्योंकि पहले सिर्फ दुग्ध उत्पादन के लिए हम देखते थे जो पशु हैं वो हमारे पास रहते थे, लेकिन आज के समय में जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, युवाओं के लिए काफी अवसर जो हैं वो पशुपालन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो उस लिहाज से आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि जो पशु अगर ठीक रहेंगे तो अच्छे से दूध मिलता रहेगा और अलग अलग उत्पाद जो हैं वो बाजार तक भी पहुंचते रहेंगे? सर ऐसा है इसमें जी कि जी दुग्ध व्यवसाय है, बहुत अच्छा व्यवसाय है, मुनाफा भी अच्छा है इसमें, किसानों को रोजगार बहुत ज्यादा है इसमें जी। इसमें अगर जागरूकता होगी, वैज्ञानिक विधि से करेंगे तो बहुत ज्यादा मुनाफा होगा इसमें जी। मुनाफे को देखिए हम बढ़ा सकते हैं और वो तभी संभव हो पाएगा जब हमारा पशु जो है स्वस्थ रह सकता है। डॉक्टर नवीन, आप किस तरीके से इसे देखते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद जब लंपी प्रोवैक जो है वो पशुपालकों के पास पहुंच जाएगी और एक खतरनाक बीमारी जो कि हमने देखा ना, फिर राजस्थान की हम बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देश के अलग अलग राज्यों में जब इस तरह के मामले आए तो कहीं ना कहीं एक जो डर का माहौल था वो भी हमने देखा पशुपालकों के जहन में। लेकिन लंपी प्रोवैक के आने के बाद हम मान सकते हैं कि जो डर है ना सिर्फ वो खत्म होगा बल्कि पशु स्वास्थ्य के लिए जो पशुपालक हैं वो अब और थोड़ा सा सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे। हाँ, ये निश्चित रूप से है कि जो लंपी स्किन बीमारी है इसमें दुग्ध उत्पादन बहुत कम हो जाता है जी। कुछ एक तो जानवरों में 50% से भी कम हो जाता है, कुछ एक में बिल्कुल जो है वो ड्राई हो जाते हैं जी।
ओवरऑल देखा जाए तो हालांकि जितने प्रभावित हुए जानवर, तो अभी ऑफिशियल आंकड़े वो कहते हैं कि 20-25% लगभग दूध कम हो गया प्रभावित राज्यों में। और इसके अलावा जो है जो बैल है वो नपुंसक हो जाता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो अब लंपी स्किन डिजीज के बाद में जो नेचुरल सर्विस करवाने जाएंगे जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनकी टेस्टिंग एक बार हो, क्योंकि बहुत से बैल नपुंसक हो जाते हैं जी। तो अब जो वैक्सीन जो है, जैसा मैंने बताया, पूर्ण रूप से सुरक्षित है और प्रभावी है। तो वैक्सीन अगर आप लग जाएगी तो निश्चित रूप से जो है जब पशु सुरक्षित रहेंगे तो जो हानि पशुपालकों को जो उठानी पड़ रही है अभी लंपी स्किन डिजीज से, वो नहीं होगी और उनका जो रोजगार है, आय का साधन है, वो उसमें वृद्धि होगी। जी बिल्कुल। यहाँ देखिए डॉक्टर पाठक, क्योंकि जैसा डॉक्टर नवीन ने कहा कि जो उनका आय का साधन है, रोजगार की जब हम बात करते हैं और एक रोजमर्रा की जब जिंदगी रहती है जो पशुपालक की, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो उनका लगाव रहता है अपने पशु के प्रति, तो ये और ज़्यादा इसमें इजाफा हम देख सकते हैं। पशु का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तो शायद एक पशुपालक की आर्थिक स्थिति जो है वो बेहतर रह सकती है। क्या कहना चाहेंगे इस बार? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी कहा कि पशु का स्वास्थ्य जो है मुख्य रूप से आपको देखना है। और एक अच्छी बात ये हो गई है कि अब हमारा जो पशुपालक भाई हैं, हमारे किसान भाई हैं, चाहे खेती हो चाहे पशुपालन हो, अब वो वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने करना शुरू कर दिया है। जो नए भारत की बात करते हैं तो नए भारत के जो हमारे पशुपालक हैं, नए भारत के जो किसान हैं, वो नई नई पद्धति अपना रहे हैं, नई नई वैज्ञानिक पद्धति अपना रहे हैं। और अब जो पुरानी बातें जो कि भ्रम पैदा करती थी, उनसे किसान जो है अब दूर हो रहा है। तो ऐसे ही मैं कहता हूं कि पशु के स्वास्थ्य के बारे में भी किसी प्रकार का भ्रम मत पालिए। पशु का स्वास्थ्य जो है रखने के लिए अच्छी दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं आज की तारीख में। अगर पशु बीमार हो जाता है, घबराने की बात नहीं है। सिर्फ आवश्यकता यह है कि आपके अंदर जो है ये होना चाहिए कि मुझे अपने पशुपालक को अपने पशु को किसी नजदीक के पशु चिकित्सालय में ले जाना चाहिए। एक चीज और बताना चाहूंगा मुकुल जी कि इस अवेयरनेस में हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनका बड़ा भारी रोल है जी। हमारे पूरे देश में इनका एक जाल बिछा हुआ है कृषि विज्ञान केंद्रों का। ये भी इस तरह की जो भ्रम होते हैं या जो भ्रांति होती है किसानों की, उनको दूर करते हैं। साथ ही साथ वो जो है ये बताते हैं कि ये पशु का स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है। 70% जो खर्चा है वो पशु के आहार पर आता है। कैसा आहार होना चाहिए इसकी भी जानकारी दी जाती है। यानी चाहे आहार हो, चाहे आवास हो, या उसके स्वास्थ्य की बात करें, अगर हम उसको वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से ये जो हमारा जिन पशु जो हमारे किसान भाई हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, या जो गांव के जो बेरोजगार युवक हैं जो किस व्यवसाय से जुड़ गए हैं, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं एक वैज्ञानिक होने के नाते कि आप अगर वैज्ञानिक तरीके से पशु को रखोगे, वैज्ञानिक तरीके से आप उसका आवास रखोगे, या वैज्ञानिक तरीके से उसको आहार दोगे समय से, जैसे मैं कहता हूं मिनरल मिक्सचर है, मिनरल मिक्सचर हमेशा दीजिए, हरा चारा हमेशा दीजिए। साथ ही साथ उसका जो वैक्सीन का जो एक शेड्यूल है, वो जैसे हम अपना और अपने बच्चों का वैक्सीनेशन कराते हैं, वैसे ही हम पशु चिकित्सालय में जाकर, और एक अच्छी बात तो हमारे देश में, हमारा ही देश ऐसा है जहां भारत सरकार के द्वारा जो प्रमुख बीमारियों की वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। सिर्फ क्या करना है पशुपालक को, अपने पशु को जो है पशु चिकित्सालय में। और अब तो जो नया देश है हमारा, नया जो भारत है, उसमें किसान को कहीं नहीं जाना है, पशुपालक को कहीं नहीं जाना है, आपके द्वार पर वेटरनरी डॉक्टर आता है, आपके द्वार पर कृषि वैज्ञानिक आते हैं, आपके द्वार पर वैक्सीन आती है, आपके द्वार पर उसका परीक्षण होता है। और इसी श्रृंखला में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो पशु आधार कार्ड जो बनाया जा रहा है, उसका उद्देश्य भी यही है कि हर एक पशु का जो मिलेगा, जी हाँ, उसको पूरी जानकारी मिलेगी कि पशु को कब वैक्सीन हुई थी, कब वैक्सीन अगली वैक्सीन लगनी है, वो भी जानकारी उसके पास रहेगी। तो ये जो नई नई पद्धतियां, जो नए नए वैज्ञानिक जो चीजें हैं, जिनका फायदा हमारे गांव-गांव में किसानों को मिल रहा है, मेरे विचार से ये पशुपालक और पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक चीजें हैं। जी बिल्कुल, काफी लाभदायक है, क्योंकि हम बात करते हैं नए भारत में आधुनिक कृषि की, तो ना सिर्फ आधुनिक कृषि बल्कि उसके साथ साथ आधुनिक रूप से जो पशुपालन में बदलाव हो रहा है वो भी हम यहाँ देख
देख पा रहे हैं, फिर चाहे हम बात करते हैं यहाँ पर ई पशु हाट की, UID नंबर की, ये तमाम ऐसी लगातार जानकारी है जिसको हम आप तक पहुँचाते भी हैं और साथ ही कोशिश ये भी करते हैं जो कि कहीं ना कहीं वो बातें जो आपको भ्रमित करती हैं, वो जानकारी जो कि कहीं ना कहीं आपको डरा देती है, उस जानकारी की जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो भी आप जानें। और आज भी हमने कार्यक्रम में कोशिश यही की कि वाकई जो लंपी स्किन बीमारी है इससे बचाव आप अपने पशु का कैसे कर सकते हैं और जो लंपी प्रोवैक है इसका असर कितना कारगर रहेगा और किस तरीके से ये आने वाले समय में बाजार में हमारे जो पशुपालक हैं वो अपने पशु के लिए इसको खरीद सकेंगे। और इस कार्यक्रम में आज हमारे जो तमाम विशेषज्ञ, आप तीनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो जाना आपने लंपी स्किन डिजीज का समाधान लंपी प्रोवैक के बारे में, जो कि 10 अगस्त को जारी किया गया वैक्सीन है लंपी स्किन डिजीज का। और जब ये वैक्सीन देखिए, जब एक पशुपालक जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब डरेगा नहीं, अब निर्भीक वो रह सकता है क्योंकि उसे पता है कि अगर बीमारी है तो इसका इलाज भी है, इसका समाधान भी है। और कोशिश हमें यही करनी होगी, अगर समस्या नजर आती है तो उसके समाधान की तरफ हम पहले देखें, ना कि उस समस्या को और बढ़ाने में हम कहीं ना कहीं अपनी कह सकते हैं कि अपनी भागीदारी जो है उसमें बढ़ा दें, बल्कि कोशिश हमें यही करनी होगी कि जो उसका समाधान हो सकता है उस दिशा में बाकी पशुपालकों को भी आगे बढ़ाएं और खुद भी आगे बढ़ें। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। हमारी मेल आईडी है vichar-08@gmail.com। एक बार फिर से बता देता हूं, vichar-08@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का। फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।